तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विवेक शर्मा प्रवक्ता हैं, बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं, संजीव गांधी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, संजय चौहान नेता सीपीआईएम के जुड़े हुए हैं। सर, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद जी। संजीव गांधी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी आप पर बड़ा आरोप लगा रही है कांग्रेस सरकार पर कि कांग्रेस जो है स्वास्थ्य कर्मियों का शोषण कर रही है, चाहे वो एनएचएम कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की बात हो या फिर जो सैलरी फॉर्मेट है नया, जिसमें से मेडिकल एसोसिएशन भी लेटर लिख रही है सरकार को, जो पुराना पैसा था उसको बहाल किया जाए। इस पर आरोप लगा रही है बीजेपी की जो डॉक्टर्स हैं अब हिमाचल में नहीं रुकेंगे, बाहर भाग जाएंगे। संजीव गांधी जी, मैं आपसे हाँ जी। जी ओके, नमस्कार अनिल ठाकुर जी। देखिए, टू बिगिन विथ थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि थोड़ा फैक्ट्स फिगर पे एक बार नजर मार ली जाए। अगर हम हिमाचल में देखें तो करीब आउटसोर्स एम्प्लॉयज जो हैं करीब 30,000 के करीब आउटसोर्स एम्प्लॉयज हैं और करीब 3 लाख की पूरी एम्प्लॉयज की जो है वो एक स्ट्रेंथ है। तो करीब 10% ऐसे एम्प्लॉयज हैं, 8 से 10%, जो कि आउटसोर्स फिगर में आते हैं। तो अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है इस वक्त कि जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज हैं उनकी कब अपॉइंटमेंट हुई है। देखिए, ये अपॉइंटमेंट्स बीजेपी के टाइम की अपॉइंटमेंट्स है, ये तो है नहीं पिछले 2-3 महीने में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ये पुरानी अपॉइंटमेंट्स हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि जब पिछली सरकार जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती रही, तो क्या उन्होंने जब ये आउटसोर्स एम्प्लॉयज रखे तो उनको उन्होंने जो है वो परमानेंट क्यों नहीं किया? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। वहां उस वक्त उनको क्या दिक्कत थी कि उन्होंने इनको जो है वो इसी तरह छोड़ दिया, जबकि उनके पास जो है वो हर तरह के रिसोर्सेज थे, सब कुछ था। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये उठता है कि इस वक्त जो हमारे आदरणीय यशस्वी चीफ मिनिस्टर साहब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है कि हम इस पे जो है वो बहुत जल्दी ही जो है वो प्रतिक्रिया करेंगे, इस पे एक सब कमेटी जो है वो कैबिनेट रैंक की गठित की जाएगी जो कि इसको सारा रिव्यू करेगी। ऐसा नहीं है, हम पूरे संवेदनशील हैं, हमें सारा सब्जेक्ट मालूम है कहाँ क्या चल रहा है और जो भी ग्रीवियंसेस हैं इनके वो सुने जाएंगे। और अगली एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, हमारी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में इस तरह का कोई भी वादा, इस तरह का कोई भी जो है फॉल्स प्रॉमिस जो है वो जनता को हम नहीं करना चाहते हैं। पहले भी आपने देखा होगा जो पॉलिसीज रही हैं कि पहले बजट का प्रावधान हो, पहले फंड्स का प्रावधान हो, उसके बाद जो है वो कोई कदम आगे उठाया। ठीक है, ठीक है सर। तो मुझे ये लगता है कि ये भी एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जो ऑलरेडी प्रायोरिटी पे है गवर्नमेंट के पास, और इसको जो है जैसा कि आदरणीय सुक्खू साहब ने कहा है कि हम जो है ग्रीवियंसेस भी सुनेंगे। उन्होंने ये भी अपने उसमें कहा है कि हम 750 रुपीज़ जो है वो भत्ता बढ़ा रहे हैं, हम इवन जो ट्रैवलिंग अलाउंस है उस पर भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर यही कहा है, उन्होंने हर तरीके से एक जो है बड़ा एक बैलेंस जो है अप्रोच वो गवर्नमेंट की दी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसका भी जो है वो समाधान हो जाएगा। अभी 5-6 महीने में आप देखिए सारे इश्यूज, अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इशू है इस वक्त वो ये है कि जो आपदा आई है फ्लड की, उसमें सारी गवर्नमेंट सब लोग व्यस्त हैं। तो ये धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है वो 1 by 1 एड्रेस हो जाएंगी। ठीक है विवेक शर्मा जी, बीजेपी को क्यों जल्दी रहती है हर उस मैच में एंट्री करने की जहां आपको लगे कि सरकार को घेरने का मौका है? अभी 6 महीने हुए, संजय गांधी जी कह रहे हैं सरकार को आए हुए, लेकिन वक्त लगेगा, पैसे की कमी है, ये सबको पता है। तो बीजेपी क्यों सियासत कर रही है, जरा बता दीजिए कांग्रेस को, क्योंकि सीएम खुद ये कह रहे हैं कि मैं सबकी बात सुनूंगा, बैठूंगा, बात करूंगा और जहां उचित होगा वहां मदद की जाएगी। नमस्कार जी, मुझे ऐसा लगता है हमारे मित्र संजय जी विषय की गंभीरता नहीं समझ पा रहे। विषय जहां तक एनएचएम का इन्होंने लिया है, एनएचएम का विषय कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पर कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए सीधा सीधा
सरकार जिम्मेवार है, सरकार को उसके ऊपर तुरंत एक्शन में आना चाहिए था, जो सरकार नहीं आई। आज जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं शिमला में, वो धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री जी के संवाद से, निमंत्रण से आए हैं, जिसमें उन्होंने उनको ठेकेदार कहा कि कर्मचारी बताया है। ये विषय की गंभीरता को नहीं समझ रहे। रहा प्रश्न दूसरा चिकित्सकों का, उनको जो इन्होंने उनका एनपीए बंद किया है, ये कोई हिमाचल प्रदेश एक इकलौता राज्य नहीं है जो उनको एनपीए देता था। ये भारतवर्ष में लगभग हर प्रांत ये देता है। और मजेदार बात यह है कि जिस समय वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उनको 50,000 रुपया मानदेय मिल रहा था, जिसे हम स्टाइफन कहते हैं। और आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि उनको 33,600 के करीब उनको सैलरी मिल रही है। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सकों का अभाव हो जाएगा। हम सरकार को सचेत करना चाह रहे हैं, प्रश्न राजनीति का नहीं है। अगर जनता के हित में, समाज के हित में बात करना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। विषय की गंभीरता इन्होंने समझनी है, विषय की गंभीरता सरकार समझेगी। हमारा जी कंप्लीट करिए, बोलिए। हमारा कर्तव्य है, हम सचेत करें। हमने इनको सचेत किया, एनएचएम के मामले में सचेत किया। मुख्यमंत्री जी ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसका रोष आज सड़क पे दिख गया। इस चीजों से बचना चाहिए। सरकार में वो गंभीरता नहीं है जो सरकार के प्रतिनिधित्व में होनी चाहिए। हमारा ये भी एक प्रश्न है, एक इल्जाम भी है। ठीक है संजय चौहान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से विवेक शर्मा जी कह रहे थे कि हमारा काम सचेत करना है, चाहे एनएचएम की बात हो, चाहे एनपीए की बात हो। सिंघा आपकी पार्टी से आते हैं, वो आंदोलन का जिक्र कर रहे थे कि अगर जो एनएचएम के 3 आउटसोर्स कर्मचारी निकाले गए हैं, अगर उनको वापस बहाल नहीं किया गया तो एक आंदोलन करेंगे प्रदेश में। आपको क्या लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं या स्वास्थ्य कर्मी हैं पूरे प्रदेश में, कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी हो रही है, या फिर आपको लगता है कि वक्त अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, सरकार को चीज़ें बदल जाएंगी आने वाले टाइम में? अनिल जी, आप देखें, सरकार का मायने सिर्फ 5 वर्षों के अंदर कौन पार्टी या कौन मुख्यमंत्री शासन कर रहा है। सरकार लोकतंत्र के अंदर एक लंबी प्रक्रिया है। मैं बिल्कुल विवेक जी की बात से सहमत हूं कि सरकार को इसके लिए नीति बनानी चाहिए थी। तो मेरा प्रश्न भी है विवेक जी से कि 7 महीने पहले तो आपकी सरकार थी, 5 साल पूरे आपके पास थे, क्यों नीति नहीं बनी? हमें बुनियादी कारण पे इसका जाना पड़ेगा। बुनियादी कारण विवेक क्या है अनिल जी? बुनियादी कारण है जो 1991 के बाद इस देश के अंदर जो नीतियां लागू की जा रही है, सरकार जिस मर्जी की रही हो। हिमाचल प्रदेश का तो इतिहास पिछले 35 वर्षों के अंदर है कि 2 ही पार्टी की सरकार इसमें रही है, चाहे कांग्रेस की रही है, चाहे भाजपा की रही है। ये आउटसोर्स उन्हीं नीतियों का परिणाम है। और आउटसोर्स है क्या है? ये एक कर्मचारी के व्यापक शोषण की प्रणाली है कि एक कर्मचारी जिसका काम सरकार के अंदर उतना ही काम करना है जितना 70,000 या 80,000 जो तनख्वाह लेने वाला कर्मचारी है, उसको ठेकेदार के माध्यम से या कंपनी के माध्यम से आप जो है 7, 8, 10, 12 हजार में उस काम को लेंगे। और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसके जीवन के अंदर जो वो काम कर रहा है कब उसको नौकरी से निकाला जाएगा। जिस तरीके से अभी ये जो 3 एनएचएम के कर्मचारी निकाले गए हैं, हमारी इस पर बिल्कुल, मैं जो साथी राकेश सिंघा ने जो टिप्पणी किया, हमारी पार्टी का क्लियर कट इस पे स्टैंड है। और आज आपने देखा है पूरे देश के और प्रदेश के स्तर पर जो तमाम जो मजदूर वर्ग है आज सड़कों पर उतरा है। इसी जो ये ठेका प्रथा, ये कॉन्ट्रैक्ट प्रथा, ये जो अंशकालीन जो नौकरी सरकार जो है स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए जो करती है, उसको खत्म करने के लिए, उस नीति को खत्म करने के लिए जो हमारी जो आज मजदूर वर्ग है पूरा जो देश के स्तर पर जो है वो सड़कों पर उतरा है। आज ये जो नीति आज चल रही है, ये सरकार के द्वारा निरंतर जो हमारी सेवाओं का क्षेत्र है उसमें जो नियमित भर्तियां होती थी उस पर रोक लगाकर जो है ये इस प्रकार की भर्तियां जो की जा रही है वो पूरे तरह से कर्मचारी का शोषण करने का काम करते हैं। जहां तक एनएचएम की बात है, ये एनएचएम का जो कर्मचारी है, हम शिमला शहर में निरंतर मिलते रहते, पिछले 22-23 वर्षों से ये नियमितीकरण की मांग कर रहा है
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सरकारों की नीतियां हैं कि जो 3 वर्ष जो है काम करेगा उसको रेगुलर किया जाएगा। परंतु सरकार चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की रही हो, एनएचएम के कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया है। और जो ये पिछले दिनों में ये जो सचिव महोदय के द्वारा शर्मनाक घटना की गई है, हमारी पार्टी मांग कर रही है माननीय मुख्यमंत्री से कि ये जो सचिव महोदया हैं इनके खिलाफ जो है तुरंत कार्रवाई की जाए, इस विषय की गंभीरता से जांच कराई जाए। क्योंकि कोई भी जो कर्मचारी है लोकतंत्र के अंदर, वो किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति के घर पर काम करने के लिए नहीं लगाया जाता, वो जनसेवक होता है, वो पब्लिक सर्वेंट होता है। तो इसलिए मुझे तो बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, जिस अधिकारी को 2.5 लाख रुपया मिलता है, सरकार ने गाड़ी दे रखी है, आलीशान बंगला दे रखा है, वो इस प्रकार के कर्मचारियों को जो है शोषण कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी मांग करती है ये जो 3 कर्मचारी बेबुनियादी आधार पर जो चार्ज लगाकर निकाले गए उनको तुरंत बहाल किया जाए, और जो अधिकारी है उनके खिलाफ जो है तुरंत सरकार कार्रवाई करे और ये नीति खत्म हो। ये जो आउटसोर्स की ठेका की नीति है, मैं इन विवेक जी और संजीव जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि ये नीति जो है ये स्टॉप गैप नीति नहीं होगी, ये चंद ठेकेदारों को फायदा देने की नीति है। आप ठेकेदार को जहां पर जो है 12,000 रुपए दे रहे हैं, वहां पर ठेकेदार 12 घंटे 14 घंटे काम कराकर इस आउटसोर्स के कर्मचारी को केवल मात्र जो है 7 और 8,000 रुपया देता है। ठीक है संजीव गांधी जी, आप जवाब दीजिए। एक तो जो सचिव हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लेगी सरकार, और दूसरी बात जो मांग कर रहे हैं संजय चौहान जी कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और एनएचएम के जो कर्मचारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको नौकरी से निकाल दिया, उनको बहाल किया जाए। ये मांग जो है एक तो संजय चौहान जी कर रहे हैं, और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ठेका प्रथा कब बंद होगी। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, संजय चौहान जी को मालूम है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी इस पे अपना बयान दिया है। उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि शोषण नहीं होने दिया जाएगा, राइट, जो कि इनका सबसे बड़ा कंसर्न है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो भी ग्रीवियंसेस हैं वो सुने जाएंगे और उस पर करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। सो मैं समझता हूं कि वो ऑलरेडी जो है वो इनका जो कंसर्न है वो ऑलरेडी अच्छे से कवर हो चुका है, और उस पर जो है वो अकॉर्डिंगली ही काम होगा। तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि जो उन्होंने कहा है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉय, जब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्टर ने दी है तो कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आप इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर संजीव जी स्टेट है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर स्टेट है, कॉन्ट्रैक्टर तो चंद लोगों को फायदा देने के लिए लाया गया है। एग्रीड के वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर स्टेट है, लेकिन उसमें उनका क्लियर ये भी किया है कि उस पे पॉलिसी फार्मूलेशन जो है वो हो रही है, ठीक है। लेकिन देखिए, आप एक चीज देखिए कि जो पिछली गवर्नमेंट ने जो एक किया हुआ था उसको एकदम आके आप हटा दीजिए, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके रिपरिकॉशंस क्या हैं। कोई छोटी मोटी स्ट्रेंथ नहीं है, कोई 2 4 5 7 10 20 लोग नहीं है, तो 30,000 की जो है वो स्ट्रेंथ है, विच इज अ वेरी बिग स्ट्रेंथ। तो इसके लिए पॉलिसी फार्मूलेशन की, ऑब्वियसली आई एग्री विद यू कि एक पॉलिसी फार्मूलेशन की जरूरत है और जिस पे की काम हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो इशू है डिबेट का वो यही है कि पिछली गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा टाइम था और जब उनके पास रिसोर्सेज थे, डबल इंजन था, सब कुछ था, तो वो उस टाइम पे इसको क्यों नहीं प्रायोरिटी दी? बिल्कुल संजीव गांधी जी, आप सही कह रहे हैं। मैं विवेक जी से जवाब ले लेता हूं आपके सवाल का। विवेक जी, आपके पास ज्यादा टाइम था, 7 महीने पहले आपकी ही सरकार थी, क्यों आउटसोर्स कर्मचारियों पर एक उचित नीति नहीं बनाई जयराम ठाकुर ने? जो नीति निर्धारण का विषय है ना, ये विधानसभा के पटल पर यह तय होता है। इससे तय करने के लिए डिबेट्स नहीं होती हैं। विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए सरकार क्यों पीछे हट रही है? हम चाहते हैं ये सब मुद्दे वहां आए, वो प्रश्न करें, हम उत्तर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको विधानसभा का सत्र बुलाना पड़ेगा। सत्र बुलाने के लिए ये प्रयोजित कार्यक्रम ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि सरकार सत्र क्यों नहीं बुला पा रही? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप सत्र बुलाइए, वहां पर आप प्रश्न करिए, आपको संतुष्ट किया जाएगा। संजय चौहान जी और संजीव गांधी जी एक ही सवाल कर रहे हैं कि 7 महीने पहले सरकार बीजेपी की थी, बीजेपी ने क्यों नहीं बुलाया सत्र और क्यों नहीं एक नीति बनाई? ये दोनों प्रवक्ता सवाल कर रहे हैं आपसे। हाँ, बीजेपी के कार्यकाल में लगभग 2 वर्ष कोविड के गए
और वो इस समय पूरे विश्व में उस आपदा को देखा है, हमने भी देखा। उसके बावजूद भी इन कर्मचारियों के ऊपर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, मतलब विपदा नहीं आने दी गई। इनको पूरा संरक्षण दिया गया, इसके लिए योजनाएं थी। ठीक है, सरकार हमारी रिपीट नहीं हो पाई, अगर रिपीट होती तो शायद हम ये निर्णय ले लेते। उसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम चलता है, समय चाहिए होता है, और हम अभी भी सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो सहयोग करना कहां है? वो होगा तो विधानसभा में, नीति तो वहीं बनेगी। सिंघा साहब भी उसके सदस्य रहे हैं, वो भी इस चीज को समझते हैं। वो तो लड़ रहे थे विवेक जी, वो अंदर आवाज उठाते रहे, आवाज उठाते रहे, तो उनको परिस्थितियों का भी जायजा उनके पास है कि उन परिस्थितियां क्या थी। उन्होंने आज कांग्रेस की सरकार है, तो आज वो कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध ही खड़े हैं ना। अब वो विधानसभा के बाहर वो आवाज उठा रहे, हम तो उठा ही रहे, कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। हम तो यही तो विचित्र घटना है लोकतंत्र की, कि जब व्यक्ति को जो चीज सूट करती है उस तरफ मुड़ जाता है। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाइए, वहां पर आप विषय रखिए, उस पर चर्चा करिए। हम सब लोग जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, वो जनता के हित की बात करने के लिए क्यों कराते हैं ना, हम तैयार हैं। लेकिन वो होगा कहां? सत्र किसने बुलाना है? क्या नेता प्रतिपक्ष ने बुलाना है? चलिए ठीक है, ठीक है विवेक जी। संजीव गांधी जी आपसे पूछ रहे हैं कि मॉनसून सत्र क्यों नहीं बुला रहे, हालांकि आपदा का वक्त है, सीएम ने कहा है कि थोड़ा वक्त चाहिए। एक छोटा सा 10 सेकंड का मैं जवाब लूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए, अभी विवेक जी ने कहा कि हमारे टाइम पे कोविड की आपदा आ गई, वो आपदा इनको याद है। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि अभी कितनी आपदा में है स्टेट इस वक्त, और इस आपदा से निपटने की प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी इस वक्त, ना कि सत्र बुलाने की प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये हम सब जानते हैं। और वो उस आपदा के निपटने के लिए हम लगातार कह रहे हैं कि नेशनल जो है वो डिजास्टर एक्ट इंप्लीमेंट कराओ, ताकि हमारे पास वो फैसिलिटीज आए, वो बजट आए। ठीक है संजय चौहान जी, 10 सेकंड लूंगा आपसे मैं। आप बोले, कुछ बोलना चाह रहे हैं जल्दी से। मैं विवेक अगर उस टाइम पे इतनी आपदा लगती है, बिल्कुल मैं विवेक जी की बात का जवाब दे दूं। ये जो इन्होंने कहा कि कोविड के समय में जो है हमारी आपदा थी, बिल्कुल थी, लोगों ने उसमें सबने सहयोग किया, परंतु आपने उस आपदा में क्या किया मैं बता देना चाहता हूं आपको, क्योंकि आप सबसे बड़े समर्थक है इस आउटसोर्स की नीति के। ये विश्वविद्यालय है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर, वहां पर गैर कानूनी रूप से, मैं ये चार्ज लगा रहा हूं, हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, गैर कानूनी रूप से जो इनकी पार्टी के समर्थक थे और जो अन्य इनके विचारधारा के समर्थक थे, उनकी भर्तियां की गई है। अगर आपदा के अंदर जो है उस तरह की गलत तरीके से गैर कानूनी भर्तियां की जा सकती थी, तो इनको नियमित करने के लिए नीति भी बनाई जानी चाहिए थी। आज अनिल जी आप पता कर ले, मैं तो संजीव जी को एक काम देना। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हम सब चर्चा में मौजूद थे, और आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं वो, उनका भविष्य जो है प्रदेश में अधर में है, और क्या होगा उन पर एक नीति बनाने की जरूरत है। तो मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए इंडियन न्यूज़ का। नमस्कार।